राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपके इतिहास की सहायक आचार्य मैं यानी सीमा चारण स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष की जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें एक टॉपिक दिया गया है कि अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की स्थिति। तो कुछ ये थोड़ा लंबा है, इसमें जो है आज हम नए राज्यों के बारे में बात करेंगे। वो राज्य जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होता जा रहा था, केंद्रीय शक्ति जब जब कमज़ोर हुई है, तो जो अवसरवादी लोग हैं, जो छोटे मोटे राज्य जो थे, धीरे धीरे शक्तिशाली बलवती कैसे होते गए और कैसे इसको रिक्त स्थान जो वैक्यूम हो गया था मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। हालांकि पूरी तरह से पूरा गिर नहीं रहा था, लेकिन पूरा खंडर होता चला जा रहा था। धीरे धीरे उसकी सीमाएं संकुचित होती जा रही थी। जो पूरी दुनिया भर में मशहूर था अपने वैभव के लिए, ऐशो आराम के लिए, बड़े अधिकारी वर्ग के लिए, वो साम्राज्य अब गिर रहा है। तो जाहिर है कि कुछ लोग उसको परिस्थितियों का फ़ायदा उठाएंगे और अपने नए राज्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में जो राज्य स्थापित हुए उसको सबसे पहले तो मैं बच्चों दो हिस्सों में बांट रही हूँ। एक तो वो राज्य थे जो मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं शुरू से ही, नाम मात्र के लिए ही सही, वो नजराने भेज रहे हैं वार्षिक रूप से। जब एक मर रहा है नवाब या राजा और उसकी जगह दूसरा उत्तराधिकारी मनोनीत हो रहा है, तो फॉर्मेलिटी के लिए ही सही वो मुग़ल बादशाह का अनुमोदन चाहते थे। एक तो वो राज्य हैं। दूसरे वो राज्य हैं जिन्होंने शुरू से ही, जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर धीरे धीरे हो रहा था या नहीं भी हुआ था, तब इन्होंने विरोध के परिणाम स्वरूप विद्रोह जो हुए थे, जैसे जाटों का विद्रोह है, सिखों का है, मराठों का है, राजपूतों का भी लंबा चौड़ा उत्तराधिकार संघर्ष चला था। ये थोड़ा राजपूतों वाला लव हेट रिलेशनशिप है, वो अलग होगा, लेकिन हम इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट रहे हैं। वो राज्य जो मुग़ल साम्राज्य जब कमज़ोर हो रहा था तो उसकी जगह जो ले रहे थे, उनके ही सूबेदार थे, उनके ही अधीनस्थ जो थे, मनसबदार थे, उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करके नवीन राज्यों के गठन का प्रयास किया। इसमें जो अपना सबसे पहला महत्वपूर्ण राज्य है वो है हैदराबाद का राज्य। हैदराबाद का राज्य बच्चों दक्कन में आया हुआ है। एक तरफ से मराठा राज्य की सीमा इससे टकराती थी, उत्तर में जो है अवध वगैरह जो है उसके नीचे आओ आप, जो बाद में छत्रसाल का राज्य था उसकी सीमाएं थी, और दक्षिण में बाद में जो मैसूर का राज्य था उससे इसकी सीमाएं टकराया करती थी। इस राज्य की स्थापना की थी, वैसे उस व्यक्ति का नाम था चिनकिलिच खान। वापस से आपको दोहरा देती हूँ, इसका नाम है चिनकिलिच खान। वैसे इसको निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ज़्यादातर हम इसी नाम से जानते हैं क्योंकि ये नाम जो है थोड़ा दोहराने में बार बार कठिन हो रहा है। वैसे सिंपल अगर शॉर्ट है तो निज़ाम, ये जो राज्य है निज़ाम का राज्य कहलाता था। असफ शाही वंशज थे ये लोग। ये जो है जब सैयद बंधु, जिसका कि पहले अध्याय में हमने थोड़ी चर्चा की थी, उनके पतन में इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह, वो उससे बड़ा ही प्रसन्न था, तो इसने जो है इसको काफ़ी बड़ा ओहदा दिया और बाद में 1722 में इसको अपना वज़ीर भी नियुक्त किया। चिनकिलिच खान जो है या निज़ाम जो है वो एक योग्य व्यक्ति था। उसे पता था कि शासन चलाना रंगरलियों का ये सारा काम नहीं है, आपको पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, अनुशासित रहना पड़ेगा। उसने जो सम्राट था उसको भी अनुशासन का पाठ पढ़ाया कि आप इस तरह मत कीजिए, आप राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से सक्षम बनने का प्रयास कीजिए, हर क्रियाकलाप पर, प्रशासन पर कड़ी नज़र रखिए। तो मोहम्मद शाह, नाम से ही उसको रंगीला कहते हैं हम लोग, उसको ये सारे आदर्श पसंद नहीं आए और उसने जो है इसकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। वो इसको भी शक भरी दृष्टि से देखने लग गया। तो चिनकिलिच खान ने क्या किया, 1723 में जो है वो एक शिकार के बहाने दक्कन की तरफ निकल पड़ा और वहीं जाकर के रह गया और वहीं उसने अपना एक तरह से राज्य स्थापित कर लिया। जैसे ही मुग़ल सम्राट को, मोहम्मद शाह को उसकी भनक पड़ी, उसने क्या किया, उसने जो है अपने एक सेनापति है मुबारिस खान, इसको भेजा। उसको कहा कि मैं तुम्हें दक्कन का वायसराय नियुक्त करता हूँ, जाओ और इसको परास्त करो। लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाया। शकपुर खेड़ा नामक स्थान पर मुग़लों की तरफ से था मुबारिस खान और एक तरफ था चिनकिलिच खान या निज़ामुल मुल्क। इसके बीच में युद्ध हुआ और निज़ाम की जीत हो गई और इससे एक तरह से उसका जो है दावा पक्का हो गया। अब बादशाह क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, दिखावे के लिए ही सही, निज़ाम कम से कम उसका अधीन तो था, तो इसने जो है इसको राज्य को मान्यता दे दी। मैंने बताया कि हैदराबाद का जो राज्य था वो मराठों के जस्ट पास में था। तो सीमाओं के मुद्दे पर जब किसी भी प्रदेश की या देश की सीमाएं आज की तरह स्पष्ट नहीं हुआ करती थी, इनमें आपस में लड़ाई झगड़े चलते चले करते थे। तो इनमें भी ऐसा ही था।
मराठों के आक्रमण से बार बार इसको परेशान होना पड़ा। इनके बीच में संघर्ष का रिश्ता, कभी संधियाँ हो जाती, बार बार युद्धों से ही पराजित होता, कभी संधि हो जाती, इस तरह से ये सब चलता रहा। दूसरा जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो है अवध, यूपी में, उत्तर प्रदेश में था ये। लखनऊ जो आज का हमारा है उसकी कैपिटल थी, उसकी राजधानी थी। इस राज्य की स्थापना की थी सादत खान ने। ये निशापुर के ईरान में जो आया हुआ है उनके सैयदों का वंशज था, मुग़ल बादशाह की सेवा में था और सैयद बंधुओं के पतन में इसने भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। एक तरफ चिनकिलिस खान था, उसके साथ ये भी था, ये ईरान का था। तो खुश होकर के मोहम्मद शाह ने इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। अगर पूरा नाम पढ़ें बुरहान उल मुल्क सादत खां, आप अपनी सुविधा के लिए कोई भी एक नाम भी लिखें तो दोनों ही सही है। सादत खां लिखोगे अवध का संस्थापक तो भी सही है, और बुरहान उल मुल्क उसकी उपाधि थी। सादत खान जो है इसने अवध का राज्य स्थापित किया, इसको गवर्नर बना दिया गया था अवध में। तो इसने वहाँ पर धीरे धीरे अपनी शक्ति मजबूत कर ली, और वहाँ वो कहते हैं कि साल भर में एक बार जो है नजराना भेज दिया करता था मुग़ल शासकों को। बच्चों 1739 में जब नादिर शाह का दिल्ली पर हमला हुआ, उसकी भी चर्चा हम किसी अध्याय में करेंगे या नोट्स के द्वारा मैं आपको शेयर करती रहूँगी उस हमले के बारे में। तब क्या हुआ था, जब हमला हुआ और संधि की वार्ता हुई तो चिनकिलिस खान ने जो है नादिर शाह को कहा कि हम आपको इतना इतना हर्जाना दे देंगे। वो 50 लाख के करीब हर्जाना दे करके उसको संतुष्ट करके भेज देना चाहता था, लेकिन वहाँ भी जो है आपसी फूट। तो सादत खान ने क्या किया, उसने नादिर शाह को लालच दिया कि आप सीधा दिल्ली पर हमला करो, 20 करोड़ रुपए तो आपको वहीं से कैश मिल जाएंगे। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, और उसके इसको आप बेवकूफ़ी भरे, धृष्टता भरा जो भी कदम कहो, उसके कारण दिल्ली की जनता को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जब ये पूरे पैसे मिले नहीं तो उसने से मांगे नादिर शाह ने, तो परेशान होकर के सादत खान ने आत्महत्या कर ली। और वैसे इसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना भतीजा और दामाद था सफदरजंग, इसको शासक पहले ही मनोनीत करके रखा था कि मेरी मौत के बाद ये शासक बनेगा। तो अगला जो नवाब बना अवध का वो था सफदरजंग। इसको 1748 में जो है मुग़ल बादशाह ने वज़ीर की उपाधि दी, और उसके बाद अवध के जितने भी नवाब हुए अवध के, उनको नायब वज़ीर कहा गया। ठीक है, दूसरा अपना स्टेट था अवध का। तीसरा अपना राज्य है बंगाल का। अब बच्चों जो मैं बंगाल की बात करूंगी, जब आप बंगाल पढ़ते हो प्लासी के युद्ध में 18वीं सदी में, या जब अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ, तो वो बंगाल आज वाला पश्चिमी बंगाल नहीं है जो एक छोटा सा राज्य है। उस बंगाल में बांग्लादेश जो कि आज एक देश है वो भी था। हमारे देश का एक बड़ा राज्य पश्चिमी बंगाल था। इसके अलावा उड़ीसा भी था और बिहार भी था। यानी जब हम बंगाल की बात करते हैं तो 4 आ गए, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार। ये चारों स्टेट्स, एक देश भी है, ये चारों उसमें सम्मिलित है। मुर्शीद कुली खान जो है इसने इस राज्य की स्थापना की थी। 1719 में इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, और नाजिम भी इसको उप नाजिम भी बना दिया गया था। इसके स्टेट में 1719 में उड़ीसा की भी जवाबदारी इसी को दे दी गई, जो कि बंगाल के पास में ही था। और बाद में इसके उत्तराधिकारी के काल में 1733 में बिहार भी बंगाल के राज्य में मिला लिया गया। उस वक्त का बच्चों भारत का अगर कहो सबसे जो धनी प्रांत था, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू राजस्व आया करता था, वो था बंगाल का स्टेट। इसकी मृत्यु के बाद, मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद, शुजाउद्दीन उत्तराधिकारी बना, जिसने 1727 से 39 तक शासन किया। और इसके ही काल में मैं कह रही हूँ कि बिहार भी जो है वो बंगाल के अधीन आ गया, उसमें सम्मिलित कर लिया गया। जब इसका बेटा बाद में सरफराज खान इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने की कोशिश की, तो बिहार का जो डिप्टी गवर्नर था उसने जो है विद्रोह कर दिया, और घेरिया के युद्ध में 1740 में घेरिया का युद्ध जो हुआ उसमें सरफराज खान को पराजित कर दिया, उसकी हत्या उसने कर दी। अलीवर्दी खान ने जो है बंगाल का रेवेन्यू बहुत तरीके से कर दिया, बड़े बड़े ज़मींदार उसने खड़ाई कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, मीडिएटर सारे ख़त्म हो गए, और रेवेन्यू जो है, राजस्व जो है, लगान जो है, उसकी राशि बहुत अधिक बढ़ गई। और इस बढ़ी हुई राशि के कारण ही उस काल में बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत कहा जाता था। अगले 2 छोटे स्टेट्स हैं रुहेले और बंगश पठान। छोटे राज्य हैं लेकिन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आपको ये बताना भी ज़रूरी है। रुहेलखंड की स्थापना की थी एक अफ़गान था, वीर दाऊद, उसके पुत्र अली मोहम्मद, और उसने मिल करके रुहेलखंड का स्टेट था। इस राज्य की जो सीमाएं हैं, उत्तर में थी कुमाऊँ के जो पर्वत है वहाँ से लेकर के दक्षिण में गंगा नदी तक थी। दूसरा जो स्टेट है बंगश
बंगश पठानों का। मोहम्मद खान बंगश जो है उसने फर्रुखाबाद के आसपास के इलाकों पर कब्जा करके अपना एक स्टेट बना लिया और उसके बाद उसने उसमें बुंदेलखंड के, इलाहाबाद के कुछ हिस्से भी सम्मिलित कर लिए। ये 2 स्टेट जो थे छोटे थे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये मुगलों के अधीन ही नए नए स्टेट्स विकसित हुए, ये राज्य विकसित हुए। ये तो है वो राज्य जो कि मुगलों के साथ सहयोग कर रहे हैं, उसके अधीन के जो मनसबदार हैं, जो गवर्नर हैं, उन्होंने ही स्थापित किए हैं। अब हम उन स्टेट्स की बात करेंगे, उन राज्यों की बात करेंगे जिनका संघर्ष चलता चला जा रहा था। जब मुगल अपने चरम पर थे तब भी, और पतन के बाद ये संघर्ष और तेज़ होता चला गया और कैसे इन्होंने जो है अपने नए नए राज्य स्थापित किए। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ जाटों का। आपको पता है कि औरंगज़ेब के समय में जो संगठित विद्रोह हुआ था जाटों का, उस वक्त उस विद्रोह को कुचल दिया गया। उसके बाद बदन सिंह इसके नेतृत्व में पुनः विद्रोह उसने किया और इस विद्रोह के बाद क्या हुआ बच्चों कि जो जयपुर का राजा था जय सिंह सेकंड, उसको यहाँ का गवर्नर भी बना दिया गया था। इसने बदन सिंह को पराजित कर दिया और बदन सिंह ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा लगा कि इसके बाद में राज्य ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो भतीजा था सूरजमल, इसने वापस से नए नए किले बनवाए, बहुत ही अच्छा प्रशासक था जाटों का और इसी के कारण इसको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। बदन सिंह का भतीजा था। बदन सिंह का जो विद्रोह है वो कुचल दिया गया था। फिर इसने 4 जो है बड़े बड़े किले बनाए और इसके बाद शासक बना सूरजमल, जिसको कि जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। 1756 से 1763 तक सूरजमल का शासनकाल रहा था। ठीक है, अगला स्टेट है, अगला राज्य है सिख राज्य। आपको पता है कि सिखों का शुरुआत में अकबर के समय बड़े ही सौहार्दपूर्ण संबंध थे सिखों के और मुगलों के, लेकिन औरंगज़ेब तक आते आते ये काफ़ी कटु हो गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिखों को एक महत्वपूर्ण सैनिक शक्ति में परिवर्तित कर दिया। 1708 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिखों का जो नेतृत्व वो बंदा बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था, उसके हाथों में केंद्रित हो गया। बंदा बहादुर ने 8 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन उसका जो है उसको परिणाम बहुत ही दुखदायी हुआ। 1716 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। जैसे ही बंदा बहादुर की हत्या हुई तो सिख एक बार तो जो है असंगठित हो गए और वहाँ जो है पंजाब का जो इलाका है बच्चों, कभी वहाँ नादिर शाह का हमला होता, बार बार अहमद शाह अब्दाली वहाँ आता, वहाँ आक्रमण करता, तो ये बड़े ही त्रस्त हो गए थे। कभी मुग़ल जो मनसबदार थे वो उनको परेशान करते, कभी अब्दाली आ रहा है, कभी मराठे उधर से आ रहे हैं, तो ये बड़े ही दुखी हो गए। तो सिखों ने जो है इकट्ठा होकर के मिसलें बनाई अपनी अलग अलग। मिसल वैसे एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है समान, यानी सारी मिसलें क्या है, समान। ये 12 मिसलें इन्होंने बनाई और मिसलों के रूप में संगठित हो गए और अलग अलग नाव के, जीन के, पटियाला के अलग अलग वहाँ शासक बने। और बाद में जो है रणजीत सिंह जो कि सिख शासक था, उसने सिखों को एकत्रित करने का काम किया। रणजीत सिंह के और मराठों के बारे में चर्चा अगले अध्याय में कभी करेंगे। अगले जो शासक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मराठे। अब मैं छत्रपति नहीं कह रही क्योंकि यहाँ वैसे नाम मात्र को शिवाजी के वंशज हैं। शिवाजी का पौत्र जो है शाहू, जब मुगलों की कैद से आज़ाद हो गया तो उसने ताराबाई को परास्त कर दिया और शाहू छत्रपति बन गया। उसने जो है अपना पेशवा बनाया बालाजी बाजीराव को। और यहाँ से बच्चों जो मराठों की शक्ति है, जो सत्ता है, वो खिसक करके छत्रपतियों से खिसक करके पेशवाओं पर आ गई। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि छत्रपति कौन है, फैसले सारे कौन ले रहा है, पेशवा ले रहे हैं। पेशवाओं के जो काल था उसमें मराठा जो शक्ति है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, खास करके बाजीराव के। मराठों का उत्थान और पतन कैसा हुआ उसकी चर्चा हम अगले किसी दिन वीडियो में करेंगे या नोट्स के द्वारा आपको ये बताया जाएगा। तो वैसे ये लग रहा था कि इतने शक्तिशाली हो गए, मालवा ले लिया, गुजरात ले लिया, राजस्थान तक आके हमले करने लग गए। और इनका सपना था कि कटक जो कर्नाटक में आया हुआ है और अटक जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहाँ तक मराठा साम्राज्य की पताका फैलनी चाहिए। लेकिन जब बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव उत्तराधिकारी बना, पेशवा बना अगला, तो उसके जो शासन में मराठों ने गलती कर ली अहमद शाह अब्दाली से टकराने की। और अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों के विरुद्ध आकर के खड़ा हो गया पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में, और उस मैदान में मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई। उसने एक तरह से कहते हैं कि मराठों की कमर तोड़ के रख दी। इस झटके के बाद मराठे आसानी से उबर नहीं पाए। कहते हैं कि कोई भी ऐसा महाराष्ट्र का परिवार नहीं होगा जिसने अपना कोई ना कोई रिश्तेदार इस युद्ध में नहीं खोया।
ये वापस उबर नहीं पाया। और एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक कहा है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली सिर्फ लूटपाट के लिए ही आता था, उसको पंजाब से ज़्यादा किसी में दिलचस्पी थी ही नहीं भारत में, तो कि भारत पर शासन कौन करेगा ये तय नहीं किया पानीपत के युद्ध ने, तीसरे युद्ध ने। पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये तय कर दिया कि भारत पर शासन अब कौन नहीं कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि जो खाली स्थान हो रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति मराठे कर देंगे, उनको तोड़ के रख दिया अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के मैदान। ठीक है, अगले जो शासक हैं राजपूत। राजपूतों का अकबर के समय से तो समन्वय चल रहा था मुगलों से, वो उनके बड़े बड़े मनसबदार नियुक्त हो रहे थे, सहयोग कर रहे थे उनके साम्राज्य विस्तार में, औरंगज़ेब तक भी। लेकिन औरंगज़ेब के समय आपको पता हो तो जोधपुर में उत्तराधिकार के प्रश्न के कारण काफ़ी विवाद चला था। वो अजीत सिंह को कभी भी मानने को तैयार नहीं हुआ था। जोधपुर का शासक जो है अजीत सिंह, इसके काल में 1708 में और 1714 में, एक बार बहादुर शाह के टाइम और एक बार फ़र्रुख सियर के टाइम, 2 बार जो है मुग़लों ने इस पर हमला बोला। और जो दूसरा हमला बोला उसके कारण उसको संधि करनी पड़ी फ़र्रुख सियर से, और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे करना पड़ा। बाद में जब सैयद बंधुओं ने फ़र्रुख सियर को हटाने की सोची तो उन्होंने अजीत सिंह को भी साथ में लिया। अजीत सिंह खुद गया उसके साथ दिल्ली में, और वहाँ जो है उन्होंने इसको हटवाने में मदद की, और इसके कारण उसको जो है गुजरात की गवर्नर या उसको जो है उसकी जो है मनसबदारी भी उसको मिल गई। उसके बाद जयसिंह द्वितीय, जो कि जयपुर का शासक था, खगोल शास्त्री था, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण शासक था। इसके जो शासनकाल में जो मैंने बताया कि जाटों का विद्रोह भी जो इसने कुचल दिया, बाद में जो इसको गुजरात की गवर्नरशिप भी काफ़ी समय तक ऑफ़र की गई, मुग़लों की तरफ से ये करता रहा। शुरू में बहादुर शाह ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में जो है इसने अपनी गद्दी पर पकड़ मजबूत कर दी। ये राजपूत राज्य अगर आप देखो तो पश्चिम भारत में इन्हीं का वर्चस्व था। दिल्ली के 100 मील दूर से ले लो और सूरत तक ले लो, इतना बड़ा इलाका राजपूतों के अंडर में है। जैसे मराठों के था वैसे इनके था। लेकिन ये आपसी संघर्ष, विद्वेष, कलह, एक दूसरे के खिलाफ जो है आन दिखाना, झूठी शान, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करना, आपस में ही इतने ज़्यादा संघर्षरत रहे कि अगर वो चाहते तो एक एकीकृत शक्ति हो सकती थी, लेकिन ये भी जो है बड़े ही आपस में लड़ते भिड़ते रहे। उसके कारण बार बार मराठे आकर के इनके राज्यों पर हमला करते, और उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। ठीक है, ये हैं। अगर यहाँ प्रश्न आता है कि 18वीं सदी का भारत, औरंगज़ेब के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति, या ये भी आ सकता है नए राज्य कौन से बने, इस तरह से कई तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की स्थिति, कई टॉपिक बदल बदल के आपसे एक ही प्रश्न है, और इन्हीं सब स्टेट्स को, इन्हीं सब राज्यों को आपको समझाना है। तो फाइनल ईयर का जैसे मैंने बताया था कि अगली कक्षा में मैं नए राज्यों के बारे में बात करूंगी जो स्थापित किए गए, और पुराने राज्य जो संघर्ष के बाद में शक्तिशाली धीरे धीरे होते चले गए। अब अगला जब भी आएगा टॉपिक तो हम जो हैं मराठों के बारे में और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि कैसे मराठे ताकतवर होते गए और कैसे उनकी शक्ति पर अहमद शाह अब्दाली ने विराम लगा दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोज़ जो कॉलेज में आपके सभी विषयों के सहायक आचार्य हैं बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही तल्लीनता से तैयारी करके वो वीडियो बना रहे हैं, उनको देखिए ज़रूर। कॉलेज का चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।